Greetings students, welcome back to our YouTube channel Nagin Best Digital Learning. In today's video, we will discuss a topic named heating effect of electric current. इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जब किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से उस मेटालिक कंडक्टर के अंदर एक हीट जनरेट होती है। आमतौर पर अपनी जनरल लाइफ के अंदर ये फिनोमिना हम बहुत बार समझते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलने वाली हीट, एलईडी, मोबाइल, लैपटॉप, फैन, रेफ्रिजरेटर, ये सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। जब इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है तो इनके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है। When a current is passed through a conductor, it becomes hot after some time. And in this particular process, चाहे वो एक मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो एक इलेक्ट्रिक हीटर हो, इन सभी के अंदर बेसिकली क्या होता है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर हीट एनर्जी में पूरी तरह से कन्वर्ट होती रहती है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक हीटर, ये कुछ ऐसी अप्लायंसेस हैं जहाँ पर हम इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी का दूसरा नाम भी है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और हमें ये समझना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट डिज़ायरेबल ऑलवेज। हम हमेशा नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि करंट पास करने पर हीट की एप्लीकेशन हमें मिलती है तो वहाँ पर हमें इसे देखना पड़ता है। अदरवाइज़ ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने इसे चाहा हो कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर हीट हमें मिले। It is a unwanted thing that comes when current passes through a conductor. लेकिन फिजिक्स की स्पेशलाइजेशन ही ये है कि इस नेगेटिव थिंग को भी, क्योंकि हमारी एनर्जी का यहाँ लॉस होता है, उस लॉस को भी फिजिक्स एक पर्टिकुलर ऐसे शेड्यूल्ड करती है कि वो हमें एक यूजफुल वर्क में देखने को मिलता है। उसको भी अभी हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर, इन सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। जितनी हम इनपुट पर एनर्जी देते हैं उतनी आउटपुट पर हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है। ऐसा करने से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी काफ़ी वेस्टेज होती है। तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इट इज वेस्टेड थ्रू दीज इक्विपमेंट्स। देन नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। इससे प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है किसी भी मेटालिक कंडक्टर के लिए, तो वहाँ पर हमें एक मैकेनिज़्म समझने को मिला था कि जब कभी भी हम किसी वायर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक ड्रिफ्ट फील करते हैं, और ऐसा करने से एक इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में आने वाले एटम्स और आयंस के साथ कोलाइड करता हुआ आगे बढ़ता है और नेगेटिव टर्मिनल से धीरे धीरे कोलाइड करता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी देता है
और वो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन अपने कोलिजन में उसे बर्बाद कर देता है, फिर से उसे एनर्जी देता है, फिर से कोलिजन होता है, फिर से बर्बाद कर देता है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत सारी एनर्जी कहाँ बर्बाद होती रहती है, कहाँ डिसिपिएट होती रहती है, जब ये इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता है एटम्स या आयंस के साथ। तो वो जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी हमारी डिसिपिएट हुई है, वही हमारा रेजिस्टेंस है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो उतना स्मूथ नहीं होता, क्योंकि आयंस और एटम्स के साथ उसका कोलिजन होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर कोलिजन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, ताकि इस प्रोड्यूस होने वाले रेजिस्टेंस को हम ख़त्म कर सकें, इसे दूर कर सकें। और यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क हम करते हैं, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द आयंस बिगिंस टू वाइब्रेट रैपिडली, एंड in this rapid vibration the ions which appears in the form of heat, और वही आयंस की बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी ही हीट की फॉर्म में सामने आती है। नाउ इट शुड बी नोटेड दैट ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, charge per unit time, that is electric current, greater is the number of collisions and greater is heat produced. The very first factors on which the amount of heat generated depends is number of electrons flowing per second, that is electric current. यानी हीट जो होगी वो इलेक्ट्रिक करंट पे प्रोपोर्शनल होगी, वो उस पर डिपेंड करने वाली है। सेकंड फैक्टर की बात हम करते हैं, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था। द हीट प्रोड्यूस्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डिफिकल्टी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। किसी भी मटेरियल के लिए हीट उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस करने का सबसे मेन रीज़न है उस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस का प्रोड्यूस होना। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हम वहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज द टाइम फॉर विच द करंट इज पासिंग थ्रू द मटेरियल। जितनी ज़्यादा देर के लिए किसी भी मटेरियल या कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगा, उतनी ही ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली है। यानी कि हीट बेसिकली 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करेगी। सबसे पहला फैक्टर आता है करंट, सेकंड फैक्टर है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और थर्ड फैक्टर है टाइम फॉर विच the electric current is flowing in the circuit। तो अब बेसिकली यहाँ से हमें इन सभी को एक्सपेरिमेंटली रिलेट करना था। 1841 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस रिलेशन को स्टडी किया था, और स्टडी करने के बाद हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला आया था, H इज इक्वल टू I² RT। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। इस पर्टिकुलर रिलेशन को ही हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और हमें यह क्लियरली समझना है कि H इज इक्वल टू I² RT, हमारे पास जो ये वैल्यू आई है
ये हीट का फॉर्मूला करंट के टर्म्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। वी हैव जस्ट लर्न्ड दैट कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी तरह का कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक करंट के लिए वो एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। एज सच वर्क हैज़ टू बी डन टू मेंटेन करंट थ्रू द कंडक्टर। अगर इस रेजिस्टेंस को हम ओवरकम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट ना हो, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क करते रहना पड़ेगा। यही वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। द वर्क डन बाय करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है, और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपकी बुक्स के अंदर डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी मिल सकता है। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर, I फ्लो करने वाला करंट है, T टाइम है जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने वाला है, और कैपिटल Q वो चार्ज है जो फ्लो कर रहा है T टाइम में, तो I करंट प्रोड्यूस होने वाला है। तो यहाँ हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करेंगे, और सबसे पहली कैलकुलेशन हमारे पास आती है I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। फर्दर, इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, अगर एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को लेकर जाने के लिए किया जाने वाला वर्क डन W हो, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q। फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला दोनों ही बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम रिलेट करें तो V इज इक्वल्स टू I इंटू टी हमारे पास आता है। V इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू VI-T। और एज पर ओम्स लॉ वी हैव स्टडीड दैट V इज इक्वल्स टू IR। तो इक्वेशन 4 हमने ओम्स लॉ से बनाई है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो ये V की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। मीन्स जहाँ V लिखा हुआ है उस V की जगह हम I इंटू R यहाँ पुट करने वाले हैं। तो जैसे ही हम I इंटू R पुट करेंगे तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। और as we have already discussed previously that this work done is the same as the heat generated through the circuit। ये वर्क डन उतना ही होगा जितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। तो ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है। और I स्क्वायर RT, I, R और T ये फॉर्मूला जो है करंट का, हीट का, ये करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में हमारे पास आया है। फर्दर, W is equal to I square RT in the same formula from Ohm's law, we will find out the value of I, V divided by R, and we will put this value in equation 5. Then we will get a new equation, that is V square divided by R into T। तो हमारे पास फर्दर एक नया फॉर्मूला आएगा, W is equals to V into I into T, that is V square divided by R into T। तो ये हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले आ चुके हैं। वन इज दिस इक्वेशन 5, वन इज इक्वेशन 7।
ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास इलेक्ट्रिक हीट प्रोड्यूस्ड के हैं, हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक है करंट की टर्म्स में, दूसरा है पोटेंशियल की टर्म में। आपको ये चीज़ क्लियरली ध्यान रखनी है, जब सर्किट के अंदर से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा उस वक्त हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और जब सर्किट के अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा होगा उस वक्त हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। तो V, as we know, potential difference, and it is measured in volts, I in amperes, and R in ohm, where and T is in second and W is in joule. These all quantities must be measured in their standard units. This work done by the current measures electric energy which is supplied by the battery or any source of electric energy. तो ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का मैथमेटिकल रिलेशन था। फर्दर a new topic is there that is known as electric power or electric power. It is denoted by capital P and interrelation between P, V, I and R. There are some important formulas that are interrelated with P, V, I and R, and numericals are also based on these such formulas. Let us understand first of all what is power. The rate at which work is done by an electric current is called electric power. Electric power is basically the rate at which the work is done by an electric current. Now, when work is done, an equal amount of energy is consumed. We have already discussed that work done and energy both are same. If you have energy, you can do work. If you are doing work, it means you have energy. Thus, work done and energy both are equivalent to each other. Electric power can also be defined as the rate at which electric energy is consumed by or dissipated by an electrical device, that is known as electric power. Suppose if I is the current flows through a conductor for a particular time t against a potential difference V, then we have studied the equation 1, W is equals to V into I into T. And the formula for power is work done divided by time, the rate at which work is done, W divided by T. So from equation 1 we will put the value of W, V into I into T here and divided by T. T, the numerator side T and denominator side T will cancels out each other and it will give a value of power is equal to V into I. Thus we can say that power is also called as the product of voltage and current. So this is the second formula for power. The very first formula is work done divided by time. Second one is V into I, and the unit of power is watt. This is written here capital W and watt. So 1 watt must be equal to 1 volt into 1 ampere
as written in equation 2. So power of an electric circuit is said to be 1 watt if 1 ampere of current flows in it against a potential difference of 1 volt. किसी भी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर को हम 1 वोल्ट कह सकते हैं अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो उस सर्किट के अंदर से और हमने उस वक्त उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो तो उस वक्त उस सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर को हम 1 वोल्ट कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की बिगर यूनिट होती हैं किलोवोट, मेगावोट। 1 किलोवोट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3 वोट। पावर इन किलोवोट, दैट इज किलो मीन्स 1000, और अगर हम यहाँ वोल्ट इंटू एम्पियर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किलो वोट के अंदर। फर्दर हमारे पास पावर का एक बेसिक फॉर्मूला आया है, इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं V इंटू आई। तो यहाँ ओम्स लॉ से हमने सबसे पहले V की वैल्यू को पुट किया। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो पावर का जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ थर्ड फॉर्मूला हमारे पास सामने आया है आई स्क्वायर आर, और I की जगह पे I होता है V डिवाइडेड बाय R। फर्दर वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। दीज आर द 5 फॉर्मूलाज ऑफ पावर। लेट अस डिस्कस वंस अगेन। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज V इंटू आई इंटू टी, W डिवाइडेड V इंटू आई। थर्ड वन इज V into I divided by 1000, then power will be written in kilowatt, then it is I square R and V square by R. These are some basic formulas. The very next topic related to the previous topic power is commercial unit of electric energy. When a word comes commercial, it means something related to trade or business. When we are confined to government, तो गवर्नमेंट हमें कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉमर्शियली बेचती है, हम कैसे गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिक एनर्जी खरीदते हैं। एज वी ऑल नो, बेसिकली हम यूनिट वाइज मंथली बिल पे करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का गवर्नमेंट को, तो वही हमारी 1 यूनिट को ही यहाँ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहा गया है। सी, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वोट आर, KWH, और बेसिकली इट इज नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, दैट इज BOTU। The electric energy consumed when an electrical appliance of power 1 kilowatt or 1000 watt works for 1 hour is called 1 kilowatt hour. किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर को हम 1 किलोवाट कह सकते हैं कब, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड है कब, जब 1 किलोवाट की डिवाइस को लगातार 1 आवर के लिए ऑपरेट किया जाएगा, तो अब हम कहेंगे कि उस वक्त उस पर्टिकुलर डिवाइस ने 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की होगी। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करके आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज हम सब के घर में इलेक्ट्रिक आयन होगी, हम उस इलेक्ट्रिक आयन की एक रेटिंग मानते हैं, दैट पावर इज रेटेड ऑन दैट इलेक्ट्रिक आयन इज 1000 वोट। 1000 वोट मीन्स 1 किलोवाट, एंड सपोज वी आर यूजिंग दैट इलेक्ट्रिक आयन फॉर continuously 1 hour,
अगर आप लगातार उस इलेक्ट्रिक आयन को 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो 1 घंटे के अंदर केवल वो इलेक्ट्रिक आयन 1 किलोवाट आवर की एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, वो चार्ज करेगी आपसे। और 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। समटाइम्स इट इज आस्क्ड 1 किलोवाट आवर, ये इसको हमने यहाँ से ब्रेक किया 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। As we know, 1 kilowatt means 1000 watt and 1 hour means 3600, 3600 second. And moreover, watt is equal to joule divided by second. So second will be cancel out from this to this. Then we have to write 3.6 into 10 raised to the power 6 joule, that is 3.6 megajoule. You have to keep in mind, if small m is written there, it will be for milli, and when capital M is written there, it will be mega. Now electric energy can be written as volt into ampere into R divided by 1000. If you have to find out the energy consumed, you must use this formula, V into I into T divided by 100. V should be in volt, I should be in ampere, time must be in R because it is kilowatt hour. Now there is a note written here. It is wrong to think that electrons are consumed in an electric circuit when current flows through it. It is a misconception actually. We think that most of the student thinks that the electrons are consumed in an electric circuit when current flows through it. But in fact, we provide energy, the potential difference we are applying to the circuit that provides electrical energy to the electrons to set into the motion. We are just forcing the electrons to move into the circuit. Whatever electricity bill we pay to electricity board or electric company, it is on the account of energy they provide us to keep the electrons moving through the circuit containing various gadgets. Means we have electrons in our wires always. Electron resides always inside the wire. What we are paying to the electric company or government is just for that force that government or electric company provides to us, due to which the electrons in our wire can move freely and conduct electric current.